हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना। आप सबकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही है। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रो हिस्ट्री पॉइंट में, है ना। जैसे कि इस वीडियो में हम साइंस के जितने फर्स्ट चैप्टर था ना, जो चल रहा था केमिस्ट्री का हमारा फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, उसमें से जो भी टॉपिक बचे हैं हम उसको क्लियर करने वाले हैं, है ना। बाकी आप सब अपने हिसाब से पढ़ाई को रेगुलरली कंटिन्यू बनाए रखिए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम हमारे पास बचे नहीं है ना। हम भी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हमारे अपलोड हो, कवर करते चले, ठीक है। और बाकी अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम आपको क्लियर कर देंगे, है ना। तो अगर अभी आप ग्रुप में भी नहीं आ रहे तो ग्रुप में ऐड हो जाइए, क्योंकि आपके लिए सुनहरा मौका चल रहा है। क्योंकि अगर इस मौके को आप गंवा देंगे, है ना, तो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। चलिए बिना देरी से हम शुरुआत करने वाले हैं, है ना। विद्युत अपघटन क्लियर ही हो गया है। उसके आगे है ना, फिर मैंने ऑप्शन क्लियर नहीं है। प्रकाश रासायनिक अपक्रिया, है ना। प्रकाश रासायनिक अपक्रिया क्या होती है? देखो, कुछ अपक्रियाएं ऐसी होती हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं। खास तौर से देखें तो प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया, है ना, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी अपक्रिया होती है जो केवल प्रकाश की उपस्थिति में ही हो सकती है। प्रकाश नहीं है तो नहीं हो सकता है ना। तो इसके लिए क्या जरूरी है? सूर्य का प्रकाश जरूरी है ना। सूर्य के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। क्या होता है, इसलिए इसको बोला गया प्रकाश रासायनिक अपक्रिया, है ना। जैसे क्या होता है, जब ये अपक्रिया होती है, इसमें जो सूर्य के प्रकाश होते हैं वो पेड़ पौधे पर पड़ते हैं, तो जो पत्तियां होती हैं वो अपना भोजन बनाती हैं। भोजन में सब क्या बनाती हैं? ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज बनाने के लिए क्या चीज जरूरी हो है? CO2 गैस जरूरी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूरी होता है ना। और हमारा H2O जल, है ना। CO2 गैस हम तो छोड़ते हैं, जल वो सब जमीन के अंदर से लेते हैं जो जड़ होती हैं, है ना। और बनेगा क्या? C6H12O6, वो क्या होता है? ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, है ना। और क्या बनता है हमारा? ऑक्सीजन बनता है ना। ग्लूकोज और क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है ना। ग्लूकोज क्या चाहिए? उन सबको चाहिए, पेड़ पौधों को चाहिए, तो ग्लूकोज रख लेते हैं और हमको O2 क्या कर देते हैं? ऑक्सीजन ब्रह्मांड में छोड़ देते हैं। इसकी जरूरत हम सबको पड़ती है ना। तो ये जो अभिक्रिया होती है किसकी उपस्थिति में होती है? सूर्य के प्रकाश में की उपस्थिति में होती है। इसलिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति लिखना पड़ेगा, है ना। तो अब इसे जब हम बैलेंस करेंगे, सी कितनी बार? 6 बार है। तो यहाँ सी कितनी बार है? 1 बार है। आपको सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। और वो 6 टू 12 बार हो गया, है ना। एच कितना बार है? 12 बार है। यहाँ भी 6 का करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमारा सी 6 हो गया, एच 12 हो गया। अब ओ कितनी बार है? यहाँ 6 बार है और यहाँ 6 बार ये हो गया, लेकिन यहाँ 12 बार है। 6 टू 12 बार, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई, 6 टू 12 हो गया। बात आई समझ में? ये क्या? प्रकाश रासायनिक अपक्रिया, मतलब इसके लिए प्रकाश का उपस्थिति होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कौन सा प्रकाश? सूर्य का प्रकाश, है ना। क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश में क्या होता है? हीट होता है, गर्मी होती है ना। इस सब में क्या होता है? गर्मी होता है, बल्ब वगैरह। लेकिन वो जो होता है ना पीला वाला बल्ब, वो हीट करता है ना। तो आए बात समझ में? ये प्रकाश रासायनिक अपक्रिया, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी क्लियर है। प्रकाश रासायनिक अपक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, भले विस्थापन अपक्रिया। ये जो विस्थापन अपक्रिया होती है ना, ये क्या होता है? इससे मान लो जो 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 तत्व हैं दो, है ना, उनका हम जब रिएक्शन करेंगे उसमें एक तीव्र होगा, एक कम होगा। एक खूब ज्यादा तेज से रिएक्शन करेगा, एक कम तेज से रिएक्शन करेगा, है ना। तो जो तीव्र वाला होता है वो कम से रिएक्शन करता है ना। इस अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया कहते हैं, है ना। कहा गया है जिस अपक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व से उसके यौगिक जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है। वही सेम बात हुई, है ना। दो कोई तत्व हैं, ऐसे जो के है, के मतलब पोटेशियम, है ना, और Au
है ना। इसके बीच में बहुत सारे तत्व हैं, ये सबसे कम क्रियाशील होता है और ये सबसे अधिक क्रियाशील होता है ना। तो जब ये दोनों क्रिया करेंगे तो ये क्या है, अधिक क्रियाशील है। ये इसके साथ अब इसकी जो जली भी जो इसका जो क्रिया के जो कण होंगे इसके साथ बहुत तीव्र गति से क्रिया करेंगे, है ना। ये होता है। अब मान लीजिए जैसे जो भूखे लोग होते हैं ना वो बहुत जल्दी खाना खाते हैं, है ना, जल्दी जल्दी भूख लगी तो जल्दी खाएंगे। ऐसे ये जो क्रियाशील है ना, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और ये जब इससे दोनों मिलेंगे तो बहुत तेज क्रिया करेंगे, है ना। ये है। तो जो विस्थापन क्रिया होता है, कम क्रियाशील वाला जो तत्व है वो ये कम क्रियाशील वाला जो तत्व है वो अधिक क्रियाशील वाले तत्व के साथ बहुत ही तीव्र गति से क्या होगा, अभिक्रिया करेगा, है ना। ये क्या कहलाएगा, विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। आई बात समझ में। उदाहरण के लिए तो अगर मान लेते हैं, ले लेते हैं जिंक ले लेते हैं, है ना। जिंक ले लेते हैं, Zn क्या हो गया, जिंक हो गया प्लस H2SO4, है ना। या फिर CuSO4 कॉपर सल्फाइड लेते हैं, कॉपर सल्फेट, है ना। जब इसका हम रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन की प्रक्रिया हम क्या बताए थे, ये क्या होता है, ये प्लस में होता है, ये प्लस में होता है, ये माइनस में होता है। ये जो प्लस वाला इसके माइनस के साथ जाएगा, यानी ZnSO4 होगा और प्लस Cu होगा, है ना। इस Cu का एक कॉपर क्या हमारा सॉलिड है ना, सॉलिड है। और ये जो है हमारा, ये हमारा बनेगा एक क्यूब, है ना, जिंक सल्फेट, है ना, जिंक सल्फेट। यहाँ कॉपर सल्फेट था तो Zn जो प्लस में माइनस के साथ जाएगा और इसके साथ कोई है नहीं तो ये ऐसे ही रह जाएगा। तो अब देखो जो जिंक है ये क्या है, तीव्र क्रियाशील है और ये कम क्रियाशील है। तो जब ये दोनों मिलेंगे क्या होगा, तीव्र क्रियाशील उत्पन्न होगा, मतलब ये दोनों बहुत तीव्र गति से क्रिया करेंगे, है ना। ये क्या हो जाएगा हमारा, विस्थापन अभिक्रिया। मतलब ये जो तत्व है इस तत्व में का विस्थापित हो रहा है, मिल रहा है ना, इस तत्व में विस्थापित हो रहा है। और कोई भी रासायनिक समीकरण हो इसमें एक तत्व कम क्रियाशील होगा, एक तत्व तीव्र क्रियाशील होता है। आया बात समझ में, ये हो गया ठीक, क्लियर। ज्यादा एग्जांपल लेके क्या समझा है, थोड़ा थोड़ा एग्जांपल में क्लियर होता चला जा रहा है, उससे सही है। है ना, इतना हो गया। अब देखो आगे है, ये तो विस्थापन अपक्रिया हो गया। अब द्वि विस्थापन अपक्रिया, है ना। अब वो भी एकदम सेम ही है, उसमें भी तीव्र क्रिया होगी बट इसमें केवल ये मेन है ना, लेकिन जो द्वि विस्थापन होगा इसमें दोनों मेन होंगे, है ना। इधर भी दो रहेंगे मेन, जब इधर जो दो मेन रहेंगे जब ये क्रिया करेंगे इधर भी मेन ही निकलेंगे, है ना। एग्जाम्पल समझते हैं। ये हमारा क्या है, द्विविमीय विस्थापन अपक्रिया। आगे वाला जो AgNO3, ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है, NO3। Ag सिल्वर होता है, NO3 मतलब नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, ये हमारा मेन कंपाउंड है। और इसको ले रहे हैं हम NaCl के साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ, है ना। जब इसका रिएक्शन होगा इस पे प्लस है, इस पे माइनस है, इस पे प्लस है, इस पे माइनस है, तो ये प्लस है इस माइनस के साथ जाएगा, AgCl हो गया और प्लस NaNO3, Na2 N2 हो जाएगा ना, कहाँ गया, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, है ना। आई बात समझ में कैसे हुआ, ये प्लस था इस माइनस के साथ आया, ये प्लस इस माइनस के साथ गया। रिएक्शन का ये प्रोसेस ही होता है, कोई भी रिएक्शन करोगे हमेशा ये प्रोसेस फॉलो होगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो क्या हुआ, यहाँ ये जो है ना सिल्वर नाइट्रेट है, सोडियम है, NaCl है ना, सोडियम क्लोराइड है, ये दोनों क्या मेन अवक्षेप पे है। इधर भी क्या बन रहा है, ये भी जो दोनों बन रहा है ये भी मेन है। यानी द्विविमीय विस्थापन अपक्रिया क्या होती है, अगर कोई दो हम तत्वों को ले रहे हैं, है ना, वो दोनों जब अपक्रिया करेंगे
तीव्र अपक्रिया, ये तीव्र, ये मंद, है ना। तो यहाँ जो बन रहा है ना, वो भी अपक्रिया के अकॉर्डिंग बन रहा है। आ रही बात समझ में ना। यानी इसमें दोनों दोनों क्या होंगे, मेन तत्व प्राप्त होंगे। आ रही बात समझ में। यह है द्विविमीय विस्थापन अपक्रिया। अगर और थोड़ा क्लियर समझना हो तो देखो देखो, ये जो सिल्वर है ना, ये क्लोरीन के साथ क्या हुआ, विस्थापित हुआ है ना। विस्थापित मतलब जुड़ ही गया इसके साथ जाकर के। और जो Na है, NO3 के जाके विस्थापित हो गया, विस्थापन अपक्रिया हो गई। हो गया। अगला है अवक्षेप अपक्रिया। ये नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उदासीनीकरण अपक्रिया इंपॉर्टेंट है, इसको समझा देते हैं, है ना। उदासीनीकरण समझते ही हो, उदासीन होना, है ना। उदासीन मतलब ना ही इधर का ना ही उधर का, बीच में रुक जाओ, है ना, उसका कोई वैल्यू नहीं। उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये क्या होता है, मान लेते हैं दो तत्व हम ले रहे हैं, है ना। एक अम्ल ले रहे हैं, एक क्षार ले रहे हैं। अम्ल में क्या है, HCl, सोडियम कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, और क्षार में NaCl। NaCl तो नमक हो जाएगा, लवण हो जाएगा। ये क्षार में क्या लेते हैं, के OH ले लें, क्या लिया इसे, हाँ NaOH ले लेते, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, है ना। तो ये प्लस, तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा प्लस H2O बनेगा, है ना। H इसके साथ H2 हो जाएगा, O है NaCl, है ना। तो ये जो उदासीनीकरण, यह क्या हमारा अम्ल है ना। एसिड, बेस, सेल्ट और वाटर, है ना। एसिड है ये, अम्ल है, बेस क्षार है ये, और ये सेल्ट नमक बना, लवण बना, और ये वाटर बना, है ना। अब यहाँ क्या समझना है, देखो हम अभी जब अम्ल क्षार लवण वाला चैप्टर स्टार्ट होगा, उसमें बताया गया था कि जो अम्ल होता है क्षार होता है, जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, और जल भी बनता है ना। वहाँ हम रिएक्शन करके भी बताए थे, स्कूल में रखा गया था ना। ये जो बना था वो कहते हैं साबुन का पानी था, उसको लेकर के और नींबू मिला के बनाए थे, है ना। तो ये जो बनता है, ये क्या होता है, लवण क्या होता है, उदासीन होता है ना। दोनों के कर उदासीन कर देता है, दोनों का वो अस्तित्व खत्म करके तीसरा तत्व बना देता है ना। और ये जल क्या होता है, अलग हो जाता है, वाटर क्या होता है, अलग हो जाता है। और ये जो NaCl नमक है, वो पानी के नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर हो जाता है, दिखाई भी थे तुमको, है ना। तो ये क्या होता है, उदासीनीकरण होता है। हो जाए। अब ऑक्सीकरण और अपचयन, इसको देखते हैं, इसमें डिफरेंस, है ना। ऑक्सीकरण देखो, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जब भी किसी दो चीज के बीच में डिफरेंस पूछा जाए, अंतर पूछा जाए, तो उसमें एक इधर जाएगा तो एक दूसरा उधर जाएगा, मतलब कहने का मतलब दूसरे दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, है ना। अब जैसे इसको समझते हैं, देखो यदि कोई पदार्थ है, दो पदार्थों का रिएक्शन करा रहे हैं, है ना। अगर वो अब ऑक्सीकरण की बात करते हैं, ऑक्सीकरण को उपचयन भी बोलते हैं, है ना। उसमें से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, है ना। और ऑक्सीजन का अवशोषण होगा, मतलब ऑक्सीजन उसमें अंदर जाएगा और हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, है ना। और हमारा क्या होगा, उपचयन होगा, उपचयन, है ना। और जिसमें इसका उल्टा होता हो, हाइड्रोजन गैस अंदर जाता हो, ऑक्सीजन बाहर निकलता हो, वो क्या होगा, अपचयन होगा, है ना। अपचयन को हम क्या बोलेंगे, अवकरण भी बोल सकते हैं, जो अंदर मतलब जाता हो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बाहर निकलता हो, और इसमें हाइड्रोजन अंदर रहेगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। कंफ्यूजन हो रहा है लिख के बताते हैं। ऑक्सीकरण, है ना, ऑक्सीकरण को ही हम उपचयन बोलते हैं, है ना। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा और ऑक्सीजन उसमें मिल जाएगा, है ना। और दूसरा हमारा है अपचयन, अपचयन, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन
बाहर निकलेगा और हाइड्रोजन मिल जाएगा। उल्टा है, सेम सेम। है ना, आया बात समझ में? इसका मतलब बाहर निकल रहा है, इसका मतलब मिल रहा है। दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट हैं। ये पहला हो गया। अगर इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, यदि किसी परमाणु में, है ना, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता हो और ऑक्सीजन अंदर मिलता हो, या फिर ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण होता हो, तो क्या होगा, वो उपचयन होगा। है ना, या फिर इसमें अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन बाहर निकलता हो और हाइड्रोजन गैस उसमें मिलता हो, तो क्या होगा, वो अपचयन होगा। है ना। अब देखो, ये तो पहला पॉइंट रहा, है ना, ये इसका पहला पॉइंट रहा। दूसरा पॉइंट देखते हैं। देखो, ये हमारा क्या होता है, H क्या होता है, धन आयन होता है, और O क्या होता है, ऑक्सीजन ऋण आयन होता है ना। जब ये धन आयन बाहर निकलेगा तो इसकी मात्रा बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी ना। लिखेंगे, इस अभिक्रिया में धन आयन की मात्रा कम होती है और ऋण आयन की मात्रा बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है। आई बात समझ में? धन क्या है, बाहर जा रहा है, तो ऋण ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इसमें जैसे उल्टा होगा, इसमें से ऋण बाहर जा रहा है, धन की मात्रा बढ़ जाएगी। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसमें धन की मात्रा क्या होगी, धन की मात्रा कम होगी, मात्रा कम, और ऋण की मात्रा अधिक, मात्रा अधिक। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जैसे उल्टा, इसमें ऋण की मात्रा कम हो जाएगी, मात्रा कम, और धन की मात्रा अधिक। दूसरा टॉपिक क्लियर हुआ? हो गया। अब देखो, जब इसमें धन की मात्रा बाहर जा रही है ना, ऋण की मात्रा बढ़ रहा है। ऋण क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा में वृद्धि होगा और इसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा में कमी होगा। है ना, क्योंकि इसमें से ऋण बाहर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस का आवेश होता है ना। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन की मात्रा, हाँ हाँ, अंतर, दोनों के बीच अंतर बता रहे हैं ना। मात्रा बढ़ेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा घटेगा, इलेक्ट्रॉन की मात्रा घटेगा। एक और देख लेते हैं, चौथा, इसका चौथा पॉइंट, वो भी आसानी है। रिएक्शन वाला पॉइंट छोड़ दिए हैं हम, रिएक्शन वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखो, ऑक्सीकरण जो होगा, है ना, ऑक्सीकरण हो रहा है, इसमें O की मात्रा क्या होगी, O सम्मिलित हो रहा है ना, तो ऑटोमेटिक ऑक्सीकरण की मात्रा इसमें बढ़ जाएगी और इसमें ऑक्सीकरण की मात्रा कम हो जाएगी। है ना, क्योंकि इसमें से O बाहर निकल रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है और इसमें ऑक्सीजन आ रहा है ना। तो लिखेंगे, ऑक्सीकरण में किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण की संख्या इसमें बढ़ जाएगी, है ना, इसमें ऑक्सीकरण की संख्या कम हो जाएगी। यही, कोई दो तत्व का जब हम रिएक्शन कराएंगे अपचयन प्रक्रिया के अनुसार, है ना, उसमें ऑक्सीकरण की मात्रा बढ़ जाएगी, और किसी भी तत्व का रिएक्शन कराएंगे अपचयन की प्रक्रिया के अनुसार
इसमें ऑक्सीकरण की मात्रा कम हो जाएगी, है ना। तो ऑक्सीकरण की मात्रा बढ़ेगी, इसमें ऑक्सीकरण की मात्रा कम होगी। बस ये हो गया क्लियर। इसमें तुम्हारा दोनों क्लियर हो गया, अभी क्लियर हो गया, अभी क्लियर हो गया, है ना। अब हम देखते हैं हमारे जो दैनिक जीवन में, है ना, अभिक्रियाओं का क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट ऑफ रिएक्शन इन आवर लाइफ एवरीडे, प्रत्येक जीवन में, है ना। देखो, अगर रिएक्शन की प्रक्रिया ना हो, है ना, इस ब्रह्मांड में रिएक्शन की प्रक्रिया ना हो तो कोई वस्तु जल्दी खराब होगी नहीं, है ना। बात करते हैं, पहला इसमें संक्षारण होता है ना। खास तौर से देखते हो ये जंगला है, जंगल में क्या किया गया, रेड पेंट मारा गया है, क्यों, जंग ना लगे, क्यों। देखो वो क्या है, एक लोहा है, ये भी चेयर, इस पे भी पेंट किया गया है ना। तो जो मतलब चाहे लकड़ी का हो, है ना, चाहे लोहा हो, मतलब कोई भी चीज़ हो, उस पर अक्सर करके पेंट पालिश मार देते हैं, क्यों, क्योंकि वो पर्यावरण के संपर्क में ना आए, इन्वायरमेंट के संपर्क में ना आए, है ना। क्योंकि जो इन्वायरमेंट होता है उसमें धूप भी होता है, नमी भी होता है, हवाएं भी चलती है, बहुत सारे धूल के कण भी होते हैं, है ना। तो जब वो उस पर्टिकुलर बेसमेंट जो तत्व है उससे जब मिलते हैं तो रिएक्शन करते, क्रिया करते हैं, जिससे कारण वो तत्व खराब होने लगता है ना। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। खास तौर से जो संक्षारण की प्रक्रिया लोहे के साथ अधिक होती है ना। लोहा अगर उसको, लोहे को खुले में छोड़ो तो जल्दी खराब होने लगता है, वो 2-3 दिन में उसका, है ना। क्या होता है, वो क्या है हमारा, रात में नमी, दिन में सूर्य का प्रकाश, गर्मी, हवा धूल का कण चल ही रहा है ना। तो इससे क्या होता है, उसमें जंग लगने लगता है ना। जंग लगने से क्या होता है, वो वस्तु खराब होने लगती है ना। तो इस प्रक्रिया का संक्षारण कहते हैं। इससे बचने के लिए क्या तरीका, पेंट पॉलिश कर दो, उसको पेंट मार दो, ताकि वो जो लोहा है वो वह इन्वायरमेंट के संपर्क में ना आए, है ना। इससे का कारण क्या होगा, उसका वो लोहा भी बना रहेगा और वो संपर्क में भी नहीं आएगा। संसार की प्रक्रिया समझ में आई। ये तो हो गया हमारे निजी वस्तु के साथ, है ना। और एक जो है संसार समझ में आया, और ये विक्रंगति, दैनिक जीवन में इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है ना। दूसरा तुम्हारा है, पहला संक्षारण हो गया, संक्षारण। दूसरा तुम्हारा है विकृत गंधि, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। ये क्या होता है, जैसे मान लो हमारे खाने वाले जो तत्व होते हैं, है ना, ब्रेड वगैरह हो गया, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि रिएक्शन करते हैं वो सब भी, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे रिएक्शन करके वो जल्दी खराब हो जाती हैं, है ना। खास तौर से जो ऑयली चीज़ें होती हैं, है ना, ऑयली चीज़ें कह रहा है, इसमें कह रहा है, नहीं ऑयली चीज़ें जल्दी नहीं खराब होती हैं। मीठा उठा होता नहीं, वो तेल में छान के बनाया जाता है ना, उतना जल्दी नहीं खराब होती हैं। जो वसा युक्त होती हैं, है ना, खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखा जाता है ना। उसके बाद स्वाद के गंध में परिवर्तन आने लगता है, जिससे विकृत गंधी कहते हैं, तथा इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहा जाता है। खास तौर से ये उपचयन प्रक्रिया होती है, उपचयन के माध्यम से होता है, इसके माध्यम से होता है ना। क्योंकि क्या करेगा, इसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, है ना, ऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगेगी इसके कारण, है ना। ये क्या होता है, ये लंबे समय तक बनाने लगता है, अपचयन लंबे समय तक बनाता है तत्व, खाने वाले तत्वों को, और ये कम समय में खत्म कर देता है। ये एक दूसरे के अपोजिट है ना। अगर ये सही कर रहा है तो ये बेकार करेगा, अगर बेकार कर रहा है तो ये सही करेगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, है ना। तो आए बात समझ में, जैसे मान लेते हैं ये इसमें करा वायु रोधी बर्तनों तथा प्रकाश से दूर सामग्री रखने वाले। अब देखो, जो वसा युक्त होती हैं,
हाँ चिप्स देखते हो, चिप्स जितने भी हो जाते हैं उसमें गैस भरा रहता है, ऐसा क्यों? खराब ना हो। उसके पीछे कई रीजन है। सब लोग सोचते हैं कि भर के वो फुला दिया गया ताकि उसमें ज़्यादा लगे, जो पढ़े लिखे नहीं है। लेकिन आप अगर इसी एक पैकेट खरीद रहे हैं, रख दें उसको, एक महीने बाद खाएं, तभी उसकी जो उसमें जो चुनमुराहट होती है ना वो बनी रहती है, वो एकदम पूरा फ्रेश रहता है ना। लेकिन उसके अंदर भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, खराब हो जाएगा, है ना। होता नहीं है जो होता नहीं है बारिश सीजन में जो होता है नमी के कारण तभी भी, हाँ सीलन लग जाती है ना फिर भी। तो ये जो होता है ना, एक गैस भर के वायुरोधी कर देते हैं, है ना, जिससे चिप्स का उपचयन न हो सके, उपचयन की प्रक्रिया न हो सके, है ना। उसमें क्या ऑक्सीजन, और उसमें तो हीलियम गैस भर देते हैं खास तौर से, है ना। हीलियम गैस को किसी रिएक्शन नहीं करता जल्दी, है ना। कम ताप पर ऑक्सीकरण धीमी होती है खास, मतलब फ्रिज में भी होता है ना, गैस भरा जाता है, फ्रिज में भी एक प्रकार गैस डाला जाता है ना, जिससे ठंडक बना रहे उसमें। तो ये सारी चीजें हैं, है ना, जिससे लंबे समय तक खराब नहीं होती है। गैस गैस जो होता है ना, जो गैस है हाइड्रोजन, है ना, अब बाहर निकलता रहे तो ऑक्सीकरण की मात्रा बढ़ती है तो उपचयन की प्रक्रिया हो जाएगी, है ना। अगर ये बाहर निकल रहा है, ये अंदर है, तो अपचयन होगा, अपचयन की प्रक्रिया में क्या होगा, बस खराब नहीं होगा, है ना। तो ये है, तुम्हारे क्लियर हो गया, पूरा चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट केवल 2-3 टॉपिक है। एक, रिएक्शन कैसे होता है, दूसरा बैलेंस करना, संतुलित करना, तीसरा जो कुछ इम्पोर्टेंट है जैसे ये अब क्रिया को लेकर के जो पूछे जाते हैं, है ना। आगे के 2-3 इम्पोर्टेंट है, विस्थापन अपक्रिया भी इम्पोर्टेंट है ना। और ये संक्षारण ये दोनों इम्पोर्टेंट है, और ऑक्सीकरण उपचयन की अपक्रिया इम्पोर्टेंट है। बस इस चैप्टर में ये 4-5 टॉपिक इम्पोर्टेंट है जो खासतौर से पूछे जाते हैं, है ना। हम शुरू बताए ना, बैलेंस करने के लिए 4-5 नंबर का पूछ लेता है, तो बुरा भाग करके तो उतना निकाल ही सकते हो, है ना। तो बस ये तो क्लियर ही हो गया, है ना। बस साइंस मैथ्स के लिए इतना ही रहने देते हैं, मैथ भी देख लेते हैं आज, है ना। आधा घंटा